तो आज हम लोग देख रहे हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो एक्सप्लेन करते हैं ओम्स लॉ क्या है। सपोज दैट इट इज अ कंडक्टर, ये हमारे पास क्या हो गया, कंडक्टर। अगर इस कंडक्टर के दोनों जो सिरा है, दोनों इंड है, अगर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग बनाते हैं, अगर E है और अगर मैं इससे करंट पास करवा रहा हूं I, जैसे सपोज दैट कि ये मेरे पास ये जो है एक कंडक्टर है, यहां पे इसका कुछ पोटेंशियल होगा और यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा। इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा उसको मैंने क्या बनाया, E। और इससे जो करंट पास करे, सपोज दैट कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी इसमें जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी में जब जोड़ूंगा तो इससे कुछ करंट पास करवाएगा, वो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो अगर कहता क्या है ओम्स लॉ कि अगर कोई कंडक्टर के दोनों सिरों का जो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस E हो और उससे पास करने वाला अगर क्या होता है कि करंट जो है I हो, तो कहता है कि E जो होगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बताएगा। तो इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी को क्या करेगा कि हटाने, प्रोपोर्शनलिटी को अगर इक्वल करना चाहें तो क्या हो जाएगा बाबू कि इसमें हमें करना पड़ेगा E इज इक्वल टू, कोई कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट यहाँ पे R हो जाएगा, तो R इंटू क्या हो जाएगा, I। तो इस कंडीशन से अगर हम देखें कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई I। ये जो है ओम्स लॉ है, यानी कि the potential difference across the conductor is directly proportional to the electric current which is passed through it। मतलब कि कोई अगर कंडक्टर है, उस कंडक्टर से अगर कोई क्या होता है, उन दोनों सिरों का, दोनों इंड का अगर पोटेंशियल डिफरेंस E हो जाए तो उससे पार करने वाला करंट उसके पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं इसको लैंग्वेज के तौर पे अगर लिखूं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि इसका स्टेटमेंट में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे कि द पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is directly proportional to the current through it। पूछना है, पूछ सकते है ना। ओम्स लॉ समझ में क्या होगा। तो ओम्स लॉ से हम लोग को क्या पता चला कि द पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is directly proportional to the electric current flowing through it। जो इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा उसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो चलें अब इसमें आगे की पोर्शंस को हम लोग देखते हैं कि अब मैं अगर इस मैथमेटिकल टूल्स की बात करूं तो यहां पे एक नया चीज क्या मिला हमारे पास, क्योंकि हम लोग E को समझ रहे थे, ये क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्या हो गया, कंडक्टर। ये वो I क्या हुआ यहां पे, I क्या होगी, करंट। I क्या हो गया, करंट।
कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि तो यहां पे हम लोग E को समझ लिए और I को समझ लिए, तो बचा क्या हमारे पास R। तो R जो यहां पे है बाबू, वेयर R इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस का मतलब ही हम लोगों को पता चल रहा है कि जरूर रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है। किसको रोकेगा, कौन फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो इस करंट को जो आगे बढ़ने से जो रोक रहा है, इस करंट को आगे बढ़ने से जो रोक रहा है वो क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, नो डाउट। तो नाउ वी एक्सप्लेन अबाउट द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ सर, रेजिस्टेंस क्या हुआ, क्या देख रहे हो मैथमेटिकल टूल्स में, क्या देख रहे हो, E by I, हाँ देना, यानी कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फॉलोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड क्या, रेजिस्टेंस। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor, across the conductor to the current following through डाउट। तो हम लोग देख सकते हैं R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो, E बाई क्या, I। अब अगर यूनिट निकाला जाए तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और करंट का एम्पियर। तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्ट बाई एम्पियर हो जाएगा, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर हम लिख सकते हैं इसको, वोल्ट पर एम्पियर। इसी को हम लोग ओम लिखते हैं। क्या होता है, ओम। क्यों, क्योंकि इसका ओम्स लॉ जो दिया था इसको साइमन ओम दिया था। क्या नाम दिया था उसका, साइमन ओम। तो साइमन ओम के कारण ये क्या हो गया, ओम आ गया, नो डाउट। अब देखिए यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या, ओम्स लॉ के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। अब देखते हैं इससे आगे की क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको निकाल दो, नोट करिए। आपको एक गांव में गली है, ठीक है, गांव की गलियां जानते हैं ना, कितनी सख्त होती, कितनी पतली होती है ना। तो इन तंग गलियों में, पतली पतली गलियों से अगर हमें बहुत सारे आदमी को भेजना है, हाँ ठीक है, तो बहुत सारा आदमी अगर जाएगा, ठीक है, तो अगर गली पतली हो तो ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा, पतली गली में ज्यादा जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा, और गली मोटी हो जाए तो ज्यादा जाएगा। इसको बोलते हैं, जो मोटी और पतली की मैं बात किया, ठीक है, ये है कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सपोज दैट ये हुआ, ठीक है, ये रास्ता है पूरा गोल, तो इसमें जो इसको काटने के बाद ये वाला जो चक्ती गोल निकलेगा ना, डिस्क निकलेगा ना, उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल या सेक्शनल
एरिया। ठीक है, और यहां पे लेंथ है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कम क्यों पहुंचता है आदमी, पतली नट से गली से क्यों कम पहुंच रहा है? रोकने के लिए रुकावट ज्यादा है। रुकावट का मतलब रेजिस्टेंस, यानी कि समझा, सॉरी क्रॉस सेक्शन ले लिया ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना। अरे मोटाई में है ये, जितना मोटा रहेगा उतना ना इन्वर्स में हो जाएगा, यानी कि ये रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया, तो है ना। और ये लेंथ क्या हो जाएगा, अगर लेंथ जितना ही ज्यादा होगा, हाँ, उसमें भी रुकावट ज्यादा होगी ना, तो ये भी क्या जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। यानी कि नोट में अगर मैं बात कर रहा हूं तो नोट में क्या लिख सकते हैं लोग? ठीक है, नोट में क्या बात कर सकते हैं हम लोग? नोट में क्या लिख सकते हैं कि द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the directly proportional to the क्या होगी लेंथ ऑफ क्या कंडक्टर एंड इनवर्सली proportional to the क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, है ना। अब जो यहां पे हमारे पास बात आई, अगर मैं इसको मैथमेटिकल टूल्स में देखूं तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या लेंथ हो जाएगा। हाँ, इसको इक्वेशन क्या कर दिए फर्स्ट, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। दोनों इक्वेशन को मिला दो, ठीक है, क्या आ जाएगा, आर इज एल बाई क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो जाएगा ना। तो यहाँ पे फिर प्रोपोर्शनलिटी आ गई, इसको हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो R इज इक्वल टू, मैं कांस्टेंट यहाँ पे रो लगाता हूँ, क्या लगाऊंगा, रो। तो रो इज इक्वल रो इनटू क्या आ जाएगा, एल बाई क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, तो ये तो पता चल रहा है क्या है, रेजिस्टेंस है। ये क्या पता चला, लेंथ है। ये क्या पता चला, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इसी के बारे में नहीं पता है क्या, इसको निकालेंगे आराम से। इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेयर रो इज इक्वल टू क्या, रेजिस्टिविटी, ठीक है। एंड डाउट, अगर मैं बात करूं, बोलूं इफ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देन क्या लिख सकते हो, यहां से इस फॉर्मूला से क्या जाएगा, R इज इक्वल टू क्या, रो इंटू 1 इंटू 1, तो काम खत्म, रो हो जाएगा जी, हाँ, रो। यानी कि आपको पता क्या चला, रेजिस्टिविटी की एक क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी की क्या है, कब, जब लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, यूनिट हो, है ना। डिफाइन कर सकते इसको, हाँ, नोट करेंगे। रेजिस्टिविटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रो से, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है, यहां से पता चला कि द रेजिस्टेंस ऑफ
the resistance of conductor. ठीक है, which has क्या यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस sectional area is called resistivity. अभी मैंने एक्सप्लेन किया क्या रो इंटू एल बाई क्या हो जाएगा ए ना. हाँ, तो रो इक्वल क्या हो जाएगा बताओ. रो इक्वल R into A by क्या यूनिट क्या हो जाएगा. यूनिट रो का इसका तो समझ लो ओम है. इसका तो क्या है पता है अभी हो गया ओम. ठीक है, ये हुआ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा. तो ओम सेंटीमीटर. अगर ऐसा ही बात करें तो ओम मीटर हो जाएगा, या और में ऐसे लिख सकते हैं ओम मीटर. तो यहां पे दो वर्ड है. एक रेजिस्टेंस का अपोजिट अगर रेसिप्रोकल करते चले तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. और रेजिस्टिविटी का अगर कर दें तो उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी. तो दिक्कत तो ये दोनों फिजिक्स में भी पढ़ना है. तो अगर एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम लोगों के पास आ जाए क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एक्सप्लेन कैसे करेंगे सर. द reciprocal of electrical resistance. The reciprocal of electrical resistance is called electrical conductance. ठीक है, रेसिप्रोकल इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से. जिससे रिप्रेजेंट करते हैं जी से. जी इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल मतलब 1/r हो जाएगा. ठीक है, r का फॉर्मूला भी जानते हो क्या, E/I. पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, I/E हो जाएगा इज इक्वल टू I/ क्या E. अगर ओम्स लॉ से डिफाइन करना होगा तो क्या बोलोगे, ओम्स लॉ से डिफाइन करना होगा, इस फार्मूला पे डिफाइन करना होगा, इस डिफिनेशन पे डिफाइन करना होगा तो क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ क्या, द रेशियो ऑफ करंट फॉलोइंग थ्रू इट. ठीक है, टू द फॉलोइंग थ्रू द इट की जगह हम लोग लिखेंगे कंडक्टर. फॉलोइंग थ्रू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, है ना. तो और डिफाइन करते हैं the ratio of current flowing through conductor to the potential difference across the conductor, across the
called electrical conductance. अगर मैं बात करूं फॉर्मूला तो यहां पे होगा हाँ यूनिट का तो क्या कर रहा है यूनिट G इज इक्वल टू क्या है 1 बाई R है R का क्या होता है यूनिट ओम तो क्या हो जाएगा 1 बाई ओम इज इक्वल टू ओम इनवर्स इसका और में साइमन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कप्पा से कप्पा ठीक है इसको करते हैं कप्पा कप्पा ठीक है तो क्या हुआ मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा है ना तो बोल सकते हैं हम क्या द रेसिप्रोकल ऑफ क्या रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर is called its conductivity है ना यानी कि अगर मैं बोलूं तो क्या लिख सकते हो कप्पा इज इक्वल टू क्या 1 बाई रो रो का फॉर्मूला क्या बताते हैं रो का फॉर्मूला क्या R इंटू ए बाई एल क्या रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल यही पढ़ा था ना तो क्या हो जाएगा कप्पा इज इक्वल टू क्या हो गया R इंटू ए और ऊपर क्या हो गया एल तो दिक्कत नहीं ना अगर इस पे अगर फॉर्मूला बना दें अगर इसको फॉर्मूला बनाना होगा तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा देखो कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई R इंटू एल बाई क्या हो जाएगा ए है ना 1 बाई R इज इक्वल टू भी पढ़ा दिया G रहता ना हाँ तो इसको लिख सकते हैं कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा G इंटू एल बाई क्या ए अगर हमारे पास ऐसा होता है इफ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा तो देन ऐसा लिख सकते हो देन कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिर्फ G बचेगा वहां से बचा यानी कि क्या डिफाइन कर सकते हैं आप कि द G क्या हुआ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर which has unit length and unit cross sectional area is called क्या हो जाएगा it's called its conductivity हो गया अगर मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर दूं तो फॉर्मूला पे अगर लेके चलाओ इस फॉर्मूला पे लेके चला सकते हैं तो यूनिट निकाल सकते हैं कप्पा इज इक्वल टू तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई R इंटू एल बाई क्या ए हाँ यूनिट अगर निकालना हो जाए तो क्या हो जाएगा यूनिट इस कप्पा हो जाएगा हाँ और नीचे से पर सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर ना है ऊपर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कप्पा इज इक्वल टू क्या पर ओम पर सेंटीमीटर इसको पर ओम को क्या बताते हैं साइन बताते हैं
और हमको क्या बनाते हैं साइमन और सेंटीमीटर पर सेल कांस्टेंट ठीक है, इसको जी स्टार देते हैं ठीक है। होता है ये जो L बाई ए है ना, यही आपका सेल कांस्टेंट L बाई ए, दैट इज द रेशियो ऑफ length between two electrodes ठीक है of cell and cross sectional area of electron and into the cross sectional area of electrodes is called its cell constant. Cell constant. This is represented by the G star. And G star is equal to क्या हो जाएगा? G star is equal to L by, अगर मुझे इससे रिलेशन बनाना होगा तो क्या लिख सकते हो? अब पाई इक्वल टू L by हो गया, L by की जगह पे G स्टार डाल सकते हो, तो क्या लिख सकते हो? तो पाई इक्वल टू 1 by R into G स्टार। एक फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। अगली फॉर्मूला बना सकते हो क्या? 1 by R को G बोल दो और लिख सकते हो। तो यहाँ पे G स्टार इक्वल टू क्या लिख सकते हो? पप्पा इनटू क्या R, ऐसा लिख सकते हो, क्रॉस कर दो या ऐसे लिख सकते हो पप्पा इक्वल टू G इनटू क्या G स्टार। कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हो है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मैंने पढ़ा था इक्विवेलेंट वेट से एक रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स होता है जिसका नाम होता है नॉर्मलिटी। ठीक है, क्या होता है? नॉर्मलिटी, जिसमें ग्राम इक्विवेलेंट के हम लोग यूज करते हैं है ना। तो कहता क्या है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई इलेक्ट्रोलाइट से जितना आयन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसकी जो कंडक्शन एबिलिटी होगी उस कंडक्शन एबिलिटी को क्या बोलते हैं? हम लोग डिफाइन क्या कर सकते हैं कि द कंडक्शन एबिलिटी of ions which is produced by 1 gram equivalent of an electrolyte ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को, उसको इसमें पानी में डालेंगे तो जितना प्रोड्यूस हो जाएगा आयन, उसका कुछ न कुछ तो क्या होता है? कंडक्टिंग एबिलिटी होगी। कंडक्शन एबिलिटी के लिए कंडक्टिंग का है ना, the conducting ability of ion which is produced by 1 gram equivalent of an electrolyte is called equivalent conductance. Equivalent conductance
ठीक है। अब कोई गिवन कंसंट्रेशन दे अगर दे दिया जाएगा तो हम इसका वैल्यू बहुत आराम से निकालते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा इक्यू से। किससे? तो क्या लिख सकते हो? लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मलिटी। अगर मुझे कंडक्टिंग एबिलिटी को 1 मोल कर दिया जाए, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे 1 मोल कर दिया जाए तो हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो नाउ वी एक्सप्लेन अबाउट द क्या मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या डिफाइन करेंगे? द कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ आयंस which is produced by 1 mole of an electrolytes is called क्या? It's called molar conductance. Molar कंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लैम्डा एम से, एम फॉर मोल। ठीक है, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो सर? कप्पा तो हो जाएगा इनटू 1000 बाई क्या लिख सकते हो? मोलारिटी। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन हुआ होगा, है ना? रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड क्या? लैम्डा। बहुत इजी है, निकालो। तो भैया कुछ है लैम्डा एम बाई लैम्डा इक्यू, अगर इस फॉर्मूला को रखो, देखो सामने, ठीक है, तो क्या कह रहे हो? रख सकते हो कप्पा इंटू 1000 बाई मोला रेटी। अगर इसको रखा जाए लैम्डा इक्यू को तो ऊपर क्या आ जाएगा? नॉर्मलिटी, अब बाई क्या? नॉर्मलिटी अब बाई मोलर सॉरी कप्पा ना लगे यार, कप्पा इंटू 1000। ठीक है, यहां पे ई से क्या हो गया? सॉरी ई से क्या हो जाएगा? 10 से, है ना? तो यहां पे हमारे पास नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी, ठीक है, लैम्डा एम बाई लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नॉर्म बाई मोलारिटी, है ना? हाँ, इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किसको? नॉर्मलिटी बाई मोलारिटी को किससे? जेड से। जेड क्या हो गया? बेसिसिटी, एसिडिटी हो गई। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? हमारे पास क्या आ गया? लैम्डा एम बाई लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू जेड हो गया सर। हाँ, तो देन जेड इज इक्वल टू, देखो तो देन क्या आ जाएगा? लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जेड इज इक्वल टू लैम्डा इक्यू। नहीं हो जाएगा? रिलेशन निकालने में तो भारी होगा।